अब आते हैं हम लोग आज का टॉपिक जो अपना मेन है, ये तो कल बता ही दिए थे। इम्पोर्टेंट है कि सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए पी अगर डिग्री 1 रहेगा। P5 एक्सप्लोसिव भी जनरली सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो डिग्री 1 रहेगा तो 1000 ग्राम, और डिग्री 2 3 रहेगा तो 565 ग्राम। और P1 को सिर्फ डिग्री 1 के लिए दिया हुआ है, P2 और बाकी P1 का सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री के लिए नहीं दिया हुआ है। तो P1 कट फेस रहेगा तो डिग्री 1 मतलब कोल कटिंग मशीन से वहां अंडर कट किया गया है तो 800 ग्राम। और P3 रहेगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिग्री रहेगा तो सभी में 1000 ग्राम यूज होगा। क्लास अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है राहुल, बाकी हम लोग कुछ दूसरा चीज डिस्कशन कर रहे थे। आता है अब डिले डेटोनेटर। ठीक है, तो जो ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड एप्लीकेशन के लिए बोला जाता है कि जो फर्स्ट एंड लास्ट होल है, ठीक है ना, ये मान लो एक फेस है। मान लो पहला होल यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, इस जगह से। और मान लो लास्ट होल हम रख रहे हैं कि सबसे लास्ट में ये होल फटे। तो फर्स्ट होल और लास्ट होल का जो रहना चाहिए मतलब डिले एक तरीके से, कि फर्स्ट और सेकेंड डिग्री कॉल सिम में है ना कि फर्स्ट होल और लास्ट होल के बीच में जो मैक्सिमम डिले रहे एक 150 मिली सेकेंड से ज्यादा ना हो। मतलब क्या कि अगर ये होल फट रहा है, मान लो स्टार्टिंग हुआ है होल, क्या मान के चलो अगर यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में ही दे दिए हैं कुछ मिली सेकेंड का, तो 150 मिली सेकेंड के अंदर फर्स्ट और लास्ट होल पूरा फट जाना, मतलब ब्लास्ट हो जाना चाहिए स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। जो डिग्री 1 और डिग्री 2 गैसीय कोलसिम में है तो 150 मिली सेकेंड में ब्लास्ट हो जाना चाहिए। जबकि डिग्री 3 गैसीय माइंस में ये फर्स्ट और लास्ट होल है, वो 100 मिली सेकेंड के अंदर ब्लास्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये डाटा है डिग्री 1 2 के लिए, ये डाटा है डिग्री 3 के लिए। और जो डिले पीरियड होना चाहिए दो कंजिक्यूटिव शॉट, मान लो ये एक होल है और ये एक होल, लगातार दो होल मान लो कि सीक्वेंस में फूट रहा है, पहले ये फूटेगा ये फूटेगा। तो ये दो जो शॉर्ट होल है, जो दो ब्लास्ट होल है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिले नंबर है, तो वो 60 सेकेंड मिली सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब अगर डिफरेंट डिले भी यूज कर रहे हैं ना तो फिर भी ये दो होल को जो आपस में अगल बगल जो दो होल है, या मान लो एक होल ये हो गया, एक ये होल ये हो गया, ये दूसरा रो है ये तीसरा रो है, तो फिर भी ये डिफरेंट डिले नंबर का जो होल है उसको साथ में ब्लास्ट मतलब 60 मिली सेकेंड के अंदर ब्लास्ट होना चाहिए। तो ये डाटा तुम लोग को ध्यान रखना है कि फर्स्ट सेकेंड डिग्री में पहला होल और लास्ट होल मतलब पूरा 150 मिली सेकेंड के अंदर ब्लास्ट हो जाना चाहिए, जबकि थर्ड डिग्री में 100 मिली सेकेंड के अंदर ब्लास्ट होना चाहिए। और जो दो होल रहेगा डिफरेंट डिग्री नंबर के साथ में अगल बगल वाला होल, तो वो 60 मिली सेकेंड के अंदर ब्लास्ट होना चाहिए। और जो ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट शॉट, मतलब ये पहला होल हो गया ये दूसरा होल हो गया, इसके बीच में जो डिस्टेंस, मान लो इसमें एक्सप्लोसिव डाल रहे हैं, तो किसी भी केस में ये जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 0.6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग जब हॉलेज ट्रैक बिछाते हैं ना, तो बोला जाता है ना ये 0.6 मीटर या 60 सेंटीमीटर का रहता है गैप। तो उसी तरीके से यहाँ बोल रहा है कि जो दो ब्लास्ट होल है विथ डिफरेंट डिले नंबर अगल बगल वाला होल, तो वो होल कभी भी 0.6 मीटर के नजदीक नहीं आएगा। मतलब दो होल के बीच में कम से कम गैप जो होना चाहिए डिफरेंट डिले नंबर के साथ, ये मिनिमम 0.6 मीटर रखना है। उससे ज्यादा रखें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 0.6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये भी बात है कि एक राउंड में 25 होल से ज्यादा ब्लास्ट नहीं करना चाहिए। एक बार अगर होल कनेक्ट कर रहे हैं ना, मतलब एक बार मान लो सब होल सीरीज में कनेक्ट करके रखे हुए हैं, जनरली अंडरग्राउंड माइंस में सीरीज में ब्लास्ट करना चाहिए। सीरीज में मतलब क्या हो गया कि इधर से केबल आया, कनेक्शन इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना। और पैरेलल में क्या होता है कि ये सब जो होल है ना, ये भी होल यहीं से आएगा, ये भी इसका वायर यहीं जाएगा, सबका वायर एक कॉमन कर दिया जाएगा, एक जगह बांध दिया जाएगा।
उसके बाद सब होल को ब्लास्ट किया जाएगा, तो ये पैरेलल ब्लास्टिंग होता है। लेकिन हम लोग अंडरग्राउंड में सीरीज ब्लास्टिंग करना चाहिए। तो बोला जाता है क्या एक बार में है ना मैक्सिमम 25 ही होल हम लोग ब्लास्ट कर सकते हैं एक राउंड में। एक बार में 25 होल ही ब्लास्ट करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या था कि डिग्री 1 गैसी माइंस रहेगा, तो कम से कम अभी ये जो आउटबाय का कॉन्सेप्ट जो बताए थे ना, ये मान लो फेस है, ये इनटेक है, ये सब यहाँ पिलर जो डेवलप हो गया है वो हीडिंग चल रहा है, ये रिटर्न है, मान लो ये रिटर्न है, ये इनटेक है। तो क्या बोला है, डिग्री 1 गैसी माइंस कम से कम 284 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर पर मिनट सेल बी कंडक्टेड इन द वेंटिलेशन कनेक्शन आउट बाय ऑफ एवरी फेस। मान लो एक फेस ये है, दूसरा फेस ये है, तीसरा फेस ये है, तो ये फेस के लिए क्या हो गया, हवा जा रहा है यहाँ इन बाय हो गया, तो ये जस्ट आउट बाय हो गया। तो मतलब यहाँ पे जो हवा क्वांटिटी होना चाहिए इस फेस के लिए ये आउट बाय हो गया, इस फेस के लिए इन बाय है तो ये आउट बाय है, बाकी इधर ब्रेटिस वगैरह लगा हुआ रहेगा। तो क्या होगा कि हवा इधर नहीं जाएगा, हवा इधर से रिटर्न होते हुए निकल जाएगा। तो जस्ट आउट बाय एंड पे जो हवा होना चाहिए वो 284 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर सेल बी कंडक्टेड इन द वेंटिलेशन कनेक्शन आउट बाय ऑफ एवरी फेस वेयर सॉलिड ब्लास्टिंग इज टू बी प्रैक्टिस्ड। ये गैसी फर्स्ट डिग्री के लिए। और जब सेकेंड डिग्री की बात कर रहा है तो क्या बोल रहा है कि 284 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर पर मिनट जो है ना वो प्रत्येक फेस में पहुंचना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये फेस में, ये फेस में, ये फेस में जब सेकेंड डिग्री रहेगा तो 284 क्यूबिक मीटर हवा कम से कम फेस में पहुंचना चाहिए। फर्स्ट डिग्री में क्या था कि आउट बाय में। और जब थर्ड डिग्री की बात आता है तो बोलता है कि कितना, 300 क्यूबिक मीटर ग्रेटर देन 300 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर पर मिनट, उतना वहां पहुंचना चाहिए फेस में। जिसका डाटा डीए देशमुख में मिसिंग है, नहीं दिया हुआ है डीए देशमुख में, इसलिए हम उस दिन तुम लोग से हम पूछे हुए थे कौन सा बुक में दिया हुआ है, तो तुम लोग कोई नीलेश रमन के बुक का हमको पिक्चर भेजे थे, है ना। इन डिग्री 3 मोर देन 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो बाकी ऑप्शन भी नहीं रहेगा, तो इसी तरीके से कुछ रहेगा कि डिग्री 3 में मोर देन 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट होना चाहिए। 25 मिली सेकेंड क्या बोल रहे हो यार। ठीक है, ये पाउडर फैक्टर का डाटा है, रफ डाटा है, लेकिन क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड ब्लास्टिंग में जो पाउडर फैक्टर होता है ना वो जनरली 1.5 टन ऑफ कोल पर केजी, मतलब 1 केजी अगर एक्सप्लोसिव यूज करते हैं तो 1.5 से 2.5 टन कोयला टूटता है। और डिटोनेटर फैक्टर क्या होता है कि एक मान लो प्रत्येक होल में क्या कर रहे हैं, डिटोनेटर यूज कर रहे हैं हम लोग, प्रत्येक होल में क्या कर रहे हैं हम लोग, डिटोनेटर यूज कर रहे हैं, तो उस केस में 0.8 टू 1.25 टन पर डिटोनेटर, कि एक डिटोनेटर से इतना कोयला टूटता है। क्या बोल रहे हो गोविंद। गोविंद हाँ बोलो। हाँ, नहीं नहीं, इस ब्लास्ट ये है ब्लास्टिंग वाले के टाइम में, ठीक है ना, जब सॉलिड ब्लास्टिंग होता है तो इस केस का है, बाकी वो वेंटिलेशन का अलग चीज है वो। हाँ, नहीं वो फैन का वो दूसरा केस है यार, वो सॉलिड ब्लास्टिंग का केस नहीं है वो, ये हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग का केस पढ़ रहे हैं, सॉलिड ब्लास्टिंग के केस में हवा कितना पहुंचना चाहिए। और वो वेंटिलेशन का अलग है, ऑक्सिलरी फैन वगैरह यूज कर रहे हैं ना, वो ऑक्सिलरी फैन के लिए वो चीज है वो।
ना ना वैसा इसमें नहीं दिया हुआ है, वो हम बताएंगे, वो है ना गजेट वाला में दिया हुआ है, 132 पेज का जो गजेट है ना वहां पे दिया हुआ 132 पेज वाला गजेट, ठीक है ना, गजेट देख के हम बाद में तुमको बताएंगे वो। तो ये पाउडर फैक्टर का रफ डाटा और डिटोनेटर फैक्टर का डाटा याद रखना है। सेकंड केस क्या दिया हुआ है कि जो अंडर कट फेस रहेगा, तो वहां पे जो है 5 से 8 टन पर केजी, 1 केजी एक्सप्लोसिव यूज करेंगे ना, तो पाउडर फैक्टर कितना, मतलब 5 से 8 टन कोयला टूटने का चांस रहेगा। ठीक है। और देखो यहाँ पे फिर से दिया हुआ है, ये डीजे देशों में भी देखो दो दो जगह सोलिड ब्लास्टिंग का फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 1.8 से 2.7 टन पर केजी होने का पाउडर फैक्टर इतना है। और डेटोनेटर फैक्टर का डाटा दिया हुआ है 0.8 से 1.35 टन पर डेटोनेटर। पाउडर फैक्टर का सीधा डिफिनेशन क्या है कि कितना मटेरियल टन में कितना मटेरियल ब्लास्ट हुआ है, टूटा है, और कितना केजी एक्सप्लोसिव यूज किए, यही तो पाउडर फैक्टर है, टनेज पर केजी ऑफ एक्सप्लोसिव यूज। 1 केजी एक्सप्लोसिव यूज करके कितना टन मटेरियल तोड़े हैं। और डिटोनेटर फैक्टर क्या है कि एक डिटोनेटर से कितना टन मटेरियल तोड़े हैं, यही डिटोनेटर फैक्टर है। तो सॉलिड ब्लास्टिंग का ये रफ डाटा तुम लोग को ध्यान में रखना है कि 1.5 से 2.5 के लगभग वाला डाटा, और 0.8 से 1.25 वाला डाटा। 3 मीटर फ्रॉम फेस कहाँ दिया हुआ है यार, ये चीज तो इसमें नहीं है ना, ये डीएस में को दिया हुआ ही नहीं है। वो दिया हुआ है दूसरे के लिए, वो ऑक्सिलरी फैन के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी जो बता रहे हैं अभी उसी में कॉन्सेंट्रेट करो, फिर बाकी हम वो देख लेंगे वो चीज क्लास होने के बाद। और यहाँ पे भी देखो डाटा अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो फिर उल्टा पुल्टा कहाँ से होगा दिखाते हैं तुम लोग को। यहाँ देखो ये क्या है कि बिफोर ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग करने के पहले हम लोग को इन्फ्लामेबल गैस 20 मीटर की रेडियस तक जांच कर लेना चाहिए। वाटर स्प्रेइंग फेस से 90 मीटर तक करना चाहिए। और अगर कहीं पे मीथेन जो है 0.5% से अधिक होगा तो सॉलिड ब्लास्टिंग नहीं करना चाहिए। अगर कहीं पे जियोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस कहीं डिटेक्ट हुआ है या मीथेन एक्सीड कर दिया है तो 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये डाटा के लिए हम एक चीज और तुम लोग ठीक है वो बता देंगे। ये तो प्रिकॉशन अगेंस्ट केजेज एंड कंटेनर्स फॉर कैरिंग एक्सप्लोसिव। तो कितना लिमिट है कि एक कंटेनर में 5 केजी से ज्यादा एक्सप्लोसिव कैरी नहीं करना है। और कोई भी व्यक्ति जो है, मतलब उसके पास एक कंटेनर या केस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति का भी कैपेसिटी कितना है कि एक पर्सन कितना केजी एक्सप्लोसिव कैरी कर सकता है, एक पर्सन 5 केजी। और एक बक्सा में कितना केजी एक्सप्लोसिव रखना चाहिए, 5 केजी से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर चीफ इंस्पेक्टर परमिशन देगा तो लार्जर क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव रख सकते हैं और ज्यादा भी कैरी करवा सकते हैं। ये डिपेंड करता है चीफ इंस्पेक्टर पे, लेकिन लिमिट क्या है आगे होगा, अनुराग ड्रिलिंग पैटर्न आगे होगा कि चीफ इंस्पेक्टर अगर परमिशन देगा तो 5 केजी से ज्यादा भी एक कंटेनर में रख सकते हैं और एक आदमी से भी ज्यादा करवा सकते हैं। लेकिन जनरल केस में क्या दिया हुआ है कि 5 केजी से ज्यादा एक्सप्लोसिव कोई भी आदमी ना कैरी करेगा, ना एक कंटेनर में 5 केजी से ज्यादा रखेंगे। जो भी कंटेनर होता है, जो भी केज होता है, वो नंबरिंग होना चाहिए कि जब भी कोई शॉट फायर जाए ना इस अपना एक्सप्लोसिव लेने के लिए मैगजीन में, तो मैगजीन वाला क्या करे, उसको हमेशा सेम डे हर एक दिन वही वाला उसको इशू करे कंटेनर, जिसमें उसका नंबर मान लो एक नंबर, एक शिफ्ट वन के मतलब फर्स्ट शिफ्ट के लिए एक नंबर का रख दिया है, सेकंड के लिए सेकंड दिया है, थर्ड के लिए थर्ड रख दिया, मान लो ऐसा कुछ किया हुआ है। नहीं, मैक्सिमम 10 केजी कहीं नहीं दिया हुआ, कहाँ से तुम 10 केजी पढ़ ली हो। मैक्सिमम 10 केजी कहीं नहीं दिया हुआ है। देखो ओवरमैन हैंडबुक वगैरह को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। हम लोग डीजे मतलब क्या बोलते हैं डीजीएमएस का सर्कुलर
उसका गजेट रहता है तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। बाकी लिखने का कोई 15 kg लिख देगा तो क्या करेंगे उसका। बाकी 5 kg डाटा याद रखना है, बाकी चीफ इंस्पेक्टर परमिशन देगा तो आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। तो वही सेम केज और कंटेनर एवरीडे इशू होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो की रहता है ना कंटेनर का या एक्सप्लोडर का जो की रहता है, जो एक्सप्लोडर का जो चाबी रहता है या कंटेनर का जो चाबी रहेगा, वो हमेशा थ्रू आउट द शिफ्ट किसके पास रहेगा, शॉर्ट फायरर के पास रहेगा। ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में जो मान लो केज जो बक्सा है कंटेनर है, कलर क्या रहेगा, तो फर्स्ट शिफ्ट में रेड रहेगा, क्योंकि सुबह में लाल चिन्ह खतरा मतलब जल्दी दिख जाता है रेड कलर। सेकेंड शिफ्ट के लिए येलो रहेगा। और अंधेरा में क्या रहेगा, जब पूरा अंधेरा रहता है ना, तो अंधेरा में व्हाइट चीज बहुत ज्यादा चमकता है। कुछ इसका हम लोग 12th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ते थे स्टेफेंस लॉ का, कि अगर एक काला रूम रहेगा एकदम पूरा पूरा अंधेरा रूम रहेगा, तो वहां पे व्हाइट चीज रख दो तुमको नजर आएगा। तो वही है यहाँ पे कि थर्ड शिफ्ट में इसलिए व्हाइट कलर का रहेगा बक्सा, फर्स्ट शिफ्ट में रेड रहेगा और सेकंड में येलो रहेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है बक्सा का कलर। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव, तो यहाँ पे क्या दिया भाई, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नो पर्सन अदर देन ए शॉट फायरर सेल कैरी एनी प्राइमिंग कार्टिज। प्राइमिंग कार्टिज क्या हो गया कि ये जो कार्टिज है ना, इसमें डेटोनेटर डाल के रखा हुआ है, तो ये प्राइमिंग कार्टिज हो गया है। अब मान लो कि हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी चार्जिंग करना है ना, चार्जिंग करने जब है कि चार्ज करना है होल को, तो उसके पहले हम लोग कार्टिज को प्राइमिंग करेंगे, मतलब डिटोनेटर डालेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर कोई शाफ्ट इन द कोर्स ऑफ बीइंग संक है, कि शाफ्ट कोई बन ही रहा है अभी, तो वहां पे प्राइमिंग कार्टिज को शॉर्ट फायरर है ना, मतलब डिटोनेटर डाला हुआ है और उसके बाद लेके जा रहा है, लेकिन उसको किस में लेके जाना है, थिक फेल्ट बैग या अदर कंटेनर, कि वो शॉक से बचाए उस कार्टिज को। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर सिंकिंग शाफ्ट रहेगा, देखो ओपन कास्ट में है ना, नाइट शिफ्ट में ब्लास्टिंग नहीं होता है, सबको पता होना चाहिए। ओपन कास्ट में सेकेंड अंधेरा होने के बाद ब्लास्टिंग का कोई सिस्टम नहीं है। तो ये अंडरग्राउंड का है, ये जो बक्सा है ना, ये अंडरग्राउंड का है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क, ये हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। जो इन्फो बीएमडी व्हीकल का जो करवाए हुए थे ना, वो यही चीज करवा चुके थे हम। रिजर्व स्टेशन, रिजर्व स्टेशन कैसा स्टेशन है कि जहां पे वो मैनेजर वो जगह बताएगा माइंस में कि हाँ कि आप इसको रिजर्व स्टेशन बना सकते हैं। और रिजर्व स्टेशन में जो एक्सप्लोसिव रखा जाता है ड्यूरिंग ए शिफ्ट एंड नॉट फॉर स्टोरिंग ए होल डे, मतलब रिजर्व स्टेशन में स्लीपिंग होल कुछ अलग होल है ना। स्लीपिंग होल से क्या होता है कि मान लो हम सुबह में चार्ज करके रखे हैं होल को, और उस दिन इसको ब्लास्टिंग नहीं किए हैं, तो उस होल को स्लीपिंग होल बोलते हैं, जो ओपन कास्ट में होता है। तो ओपन कास्ट में हम लोग रात में होल में चार्जिंग थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग दिन में ही चार्जिंग करते हैं ना होल में। तो ओपन कास्ट में बक्सा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बॉक्स का कोई कंटेनर कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्योंकि ओपन कास्ट में जो एक्सप्लोसिव आता है ना, वो कार्टून में आता है। कार्टून में जो कार्टून जिस तरीके से जो बूस्टर का जो कार्टून हो गया, वही सब में गिन के एक्सप्लोसिव दे देता है वो लोग। नहीं तो ओपन कास्ट में बक्सा का कलर का कोई सिस्टम नहीं है। अंडरग्राउंड में, क्योंकि अंडरग्राउंड में नाइट शिफ्ट में भी तो ब्लास्टिंग होता है। तो फिर है कि एक्सप्लोसिव और कैरियर किस में लेके जाएगा, ब्लास्ट बारूद केज में ही लेके जाएगा ना, इसलिए। मैगजीन तो ऊपर में रहता होगा ना पवन राव, अंडरग्राउंड में तो हमेशा अंधेरा ही रहता है, लेकिन मैगजीन तो ऊपर में रहता है। मैगजीन से इशू लेके जा रहा है, बारूद करवा के जा रहा है, तो फर्स्ट शिफ्ट में कैसा रहेगा, रेड, सेकंड में येलो और नाइट में पीला, मतलब नाइट में व्हाइट। तो रिजर्व स्टेशन में जो एक्सप्लोसिव रखना चाहिए, एक शिफ्ट में जितना यूज होता है बस उतना ही लेके रखना है। कि ये नहीं कि दिन रात वहां पे ले गए 24 घंटा के लिए कि एक ही बार लेके चले जाओ, तीनों शिफ्ट का रख देना नहीं। एक शिफ्ट में जितना बारूद यूज होने वाला है, बस उतना ही बारूद हम लोग रिजर्व स्टेशन में लेके जाएंगे ब्लास्टिंग के पर्पज से।
अब आता है कि इसका क्या-क्या प्रावधान है जो दिया हुआ है कि रिजर्व स्टेशन कहाँ पे होना चाहिए कि जहाँ पे अगर ओवरहैंग साइड क्या हो, मान लो ये पिलर है, अंडरग्राउंड में रिजर्व स्टेशन कहाँ बनाएँगे? कहीं भी बना दें, मान लो जहाँ गैलरी वगैरह है, कोई गैलरी को पिलर मतलब वहीं पे बना दिए। अब यहीं पे कहीं ओवरहैंग है, तो ओवरहैंग नहीं होना चाहिए या कहीं अंडर कट नहीं होना चाहिए कि अंडर कटा हुआ है और हम लोग यहीं पे रिजर्व स्टेशन बना के रखे हुए हैं, नहीं। ना ओवरहैंग होना चाहिए, ना अंडर कटिंग होना चाहिए। रूफ और साइड्स जो होना चाहिए, वो सपोर्टेड होना चाहिए और व्हाइट वॉश्ड होना चाहिए। प्लेस एकदम पूरा क्लीन होना चाहिए और फ्री फ्रॉम लूज डेब्रिस और एडिक्वेट फेंसिंग होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है ये है कि रिजर्व स्टेशन, ये मान लो यहाँ पे रिजर्व स्टेशन है, ये रिजर्व स्टेशन है और ऑल प्लेसेस जो रिजर्व स्टेशन से 18 मीटर की दूरी पे लाई कर रहा है ना, 18 मीटर की दूरी पे, 18 मीटर की दूरी तक कोल्ड डस्ट, क्लीन ऑफ कोल्ड डस्ट होना चाहिए। रूफ फ्लोर साइड से कहीं भी कोल्ड डस्ट नहीं होना चाहिए और वहां पे इनकम्बस्टिबल डस्ट से ट्रीट करना चाहिए। इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि वो 18 मीटर के एरिया में ना, 18 मीटर के रेडियस में जो स्टोन डस्ट से ट्रीट करेंगे तो 2 सेंटीमीटर थिक लेयर बैठ जाना चाहिए इनकम्बस्टिबल डस्ट का। ये जो लेयर बैठेगा जमीन रूफ पे, फ्लोर पे, साइड पे, कम से कम 2 सेंटीमीटर का थिक लेयर होना चाहिए। तो बोलेंगे हाँ अच्छा सा स्टोन डस्टिंग हुआ है। और जहां पे रिजर्व स्टेशन है तो 90 मीटर के, जो 90 मीटर का रेडियस है ना, 90 मीटर तक कोई भी एनर्जाइज केबल, इलेक्ट्रिकल केबल या सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि इग्नाइट कर सकता है एक्सप्लोसिव को, वो पास नहीं करवाएंगे रिजर्व स्टेशन से। क्योंकि तो उस केस में क्या है कि केप लैंप वगैरह का ही यूज करके वहां पे लाइटिंग का अरेंजमेंट किया जाएगा। एनर्जाइज केबल वगैरह 90 मीटर दूरी तक रिजर्व स्टेशन से लेके नहीं जाएंगे, ठीक है ना। 90 मीटर, ये 90 मीटर, 18 मीटर ध्यान रखना। और अभी ओपन का, अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़े थे कि अगर ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग करना है और सब स्टेशन के अगर 300 मीटर रेंज में आ जाएगा तो ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, ऐसा ही था ना। तो एनर्जाइज केबल और स्टोन डस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि स्टोन डस्टिंग 18 मीटर तक ऐसा करेंगे कि 2 सेंटीमीटर का लेयर मिल जाए। शॉर्ट फायरर, जो ओपन कास्ट में चार्ज का जो प्रिपरेशन करता है या जो चार्जिंग करता है स्टेमिंग होल का, तो किसके सुपरविजन में होता है वो शॉर्ट, जिसके सुपरविजन में होता है वो शॉर्ट फायरर कहलाता है। और उसी का रहता है कि वो शॉर्ट को फायर करे, मतलब चाबी जो एक्सप्लोडर में डाल के घुमाने का जिम्मेवारी इसका रहता है। लेकिन ये क्या करता है, बहुत बार एक्सप्लोसिव कैरियर जो अपना टीम वाला रहता है ना उसको दे देता है कि जाओ जी तुम ही चाबी मार लो, ऐसा उसको करना नहीं चाहिए। शॉर्ट फायर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, या मैनेजर सर्टिफिकेट रहे, ओवरमैन सर्टिफिकेट रहे या सरदार सर्टिफिकेट रहे। अगर अंडरग्राउंड रहेगा तो साथ में गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ओपन कास्ट में क्या है, गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, बाकी मैनेजर, ओवरमैन, सरदार सर्टिफिकेट वाला रहेगा। शॉर्ट फायर का अपॉइंटमेंट पूछता है कितना नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है, तो ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं शॉर्ट फायर का अपॉइंटमेंट वो रेगुलेशन नंबर 190 है। ठीक है। लेकिन अगर जिसको 1957 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, 1957 का सीएमआर था, उसका रेगुलेशन नंबर 12 था, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी को स्पेशली शॉर्ट फायर सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो उसको भी माना जाएगा कि हाँ शॉर्ट फायरिंग करने के लिए सक्षम। ये नहीं कि आप उसका इन्वेट कर देंगे, नहीं। क्या बोल रहे हैं शॉर्ट फायर, अंडरग्राउंड में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। अंडरग्राउंड में सब स्टेशन से कितना है वो कुछ डाटा नहीं है, क्योंकि सब स्टेशन बहुत दूर बनाते हैं अंडरग्राउंड में, और फेस जहाँ चलता है पैनल के अंदर तो हम लोग सब स्टेशन नहीं बनाते हैं। हम लोग जब भी अंडरग्राउंड में वर्किंग करते हैं पैनल सिस्टम में वर्किंग होता है। सब स्टेशन तो कहीं बाहर बनाते हैं ना, अंडरग्राउंड में कहीं दूर में रख देते हैं जहाँ गियर स्विच वगैरह रहता है, जो मेन ट्रांसफार्मर रहता है। तो उससे कोई मतलब नहीं है अंडरग्राउंड में। अंडरग्राउंड में ब्लास्टिंग से कितने मीटर पहले गैस का टेस्ट करेंगे, कितने मीटर पहले गैस का टेस्ट करेंगे, वो चीज रेगुलेशन नंबर 201 में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इन ए वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट presence ऑफ इन्फ्लामेबल गैस इज डिटेक्टेड इन एनी प्लेस। अगर
किसी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे इन्फ्लामेबल गैस मिलेगा तो हम लोग कोई भी होल चार्ज नहीं करेंगे, ना स्टेमिंग करेंगे, ना उसको फायर करेंगे। ठीक है। और इमीडिएटली बिफोर चार्जिंग ए शॉर्ट होल को चार्जिंग करने से पहले, और अगेन बिफोर फायरिंग, मतलब अभी क्या कर रहे हैं, ये होल ड्रिल करके रखा हुआ है, होल चार्ज करने जा रहे हैं, चार्जिंग करने के पहले। अब चार्ज हो गया है तो फायरिंग ब्लास्टिंग करने के पहले शॉर्ट फायरर जो रहेगा वो इन्फ्लामेबल गैस की जांच करेगा 18 मीटर तक ऑफ द प्लेस ऑफ फायरिंग। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीजे रेसबुक में देखो यही चीज हम बताना चाह रहे थे अभी, कि यहाँ पे डीजे रेसबुक में ये चीज लिख दिया है, क्या पुराना डाटा है, ये क्या डाटा है, पुराना डाटा है। इसलिए कहाँ था वो चीज बताए थे हम तुम लोग को भी, कहीं यहाँ पे था ना अभी, बिफोर ब्लास्टिंग इन्फ्लामेबल गैस टेस्ट शुड बी डन अप टू 20 मीटर रेडियस। लेकिन अभी यही चीज रेगुलेशन में क्या आ गया है, रेगुलेशन में दिया हुआ है कि इन्फ्लामेबल गैस की जांच हम लोग 18 मीटर तक करेंगे, ये रेगुलेशन में दिया हुआ है। ठीक है। क्योंकि एनसीएल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्लास्टिंग वाला रेगुलेशन। कुछ लिखा हुआ नहीं है वैसा, देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ कहाँ बताया है कि डिप्लेनिंग के केस में, ये डिप्लेनिंग बताया है कहीं पे कि ये डिप्लेनिंग का बता रहे हैं हम, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है डिप्लेनिंग का केस में। नॉर्मल ब्लास्टिंग क्या होता है ये बताओ। अब जो भी ब्लास्टिंग होता है वो सॉलिड ब्लास्टिंग ही होता है। अब कोल कटिंग मशीन तो चलता ही नहीं है। 18 मीटर, 18 मीटर सही मारना है, ठीक है। ये 18 मीटर सही मारना है, अगर गलत करेगा तो तुम लोग यहाँ से दिखा सकते हो प्रूफ कि हम 18 मीटर में यहाँ से मारे हैं। ये क्या है कि देखो और क्या है, आफ्टर चार्जिंग ए शॉर्ट होल, चार्ज कर लिए हैं, और उसके बाद क्या करना था कि फायरिंग, मतलब चार्जिंग करने से पहले भी जांच करना था, अब चार्ज किए हैं और उसके बाद अगर 18 मीटर के रेडियस में कहीं जांच में गैस मिल गया तो फिर उस केस में भी शॉर्ट को फायर नहीं करेंगे जब तक क्लियर हो जाए। ठीक है। A no delay action detonator shall be used except with the previous permission in writing of the chief inspector। तो वहाँ जो पूछा था 20 मीटर वाला एनसीएल 2018 में, तो क्या कहते हैं, रेगुलेशन तो 27 नवंबर 2017 को आ गया था, तो वो पुराना रेगुलेशन से क्वेश्चन पूछा था या नया रेगुलेशन से, ये बताओ जरा। अब वहाँ ऑप्शन में 18 था कि नहीं था। ब्लास्टिंग इन फायर एरिया इन ओपन कास्ट माइंस ये हम करवा चुके हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन आफ्टर शॉर्ट फायरिंग ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मिस फायर, मिस फायर में भी देखो, जो तुम लोग बोलते हैं कि ओपन कास्ट में सर कितना डिस्टेंस रहता है मिस फायर होल को रिलीव करने के लिए, तो सारा जिम्मेवारी दे दिया है मैनेजर को दे दिया है। In case of open cast mines, owner, agent, manager of a mine shall draw up to a plan which shall instruct all shot firer the detailed procedure to be followed in the event of misfire shot। ये डिपेंड कर जाएगा ओनर एजेंट मैनेजर पे कि जो मिसफायर शॉट हुआ है, मिसफायर होल है, तो कितना दूरी पे हम लोग होल रखेंगे। 18 मीटर, 18 मीटर मार के चलना है आंसर, ठीक है ना। वैसे देख लेना, अगर तुम लोग जो बोल रहे हो कि सॉलिड ब्लास्टिंग और नॉर्मल ब्लास्टिंग का केस, तो वो ध्यान देना कि अगर सॉलिड ब्लास्टिंग बोल दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है टॉपिक दिया हुआ है कि एडिशनल प्रिकॉशन इन बिलो ग्राउंड माइंस, कि एडिशनल प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, तो यही तुम लोग मान के चलो कि अगर सॉलिड ब्लास्टिंग मेंशन किया हुआ रहेगा तो उस केस में 20 मीटर टिक करना, और अगर
रेगुलेशन के तहत पूछा हुआ क्वेश्चन है, एडिशनल प्रिकॉशन इन गैसी माइंस में या बिलो ग्राउंड माइंस में क्या लेना है, तो 18 मीटर लेना है, ठीक है ना। यही एक दो चीज ध्यान रखो बस, और ज्यादा भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल ब्लास्टिंग वर्ड तो यूज किया नहीं है, लेकिन 201 में ये भी दिया हुआ है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे कि डिले एक्शन डिटोनेटर यूज करने के लिए चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना होगा। मतलब सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए तो ये हो सकता है कि नॉर्मल ब्लास्टिंग मतलब पुराना टाइम का, अगर अभी भी कहीं अगर कोई यूज कर रहा है कोल कटिंग मशीन वगैरह, तो हो सकता है उस केस का होगा 18 मीटर दिया हुआ। लेकिन क्वेश्चन वहां पढ़ के ध्यान में आ जाएगा कि सॉलिड ब्लास्टिंग पूछ रहा है या रेगुलेशन का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना वहां पे। बाकी सभी लोग को पता है मिस फायर होल जो होता है, रिलीविंग होल अंडरग्राउंड माइंस में कितना मीटर में ड्रिल करते हैं, कितना मीटर होता है वो, 30 सेंटीमीटर होता है ना, 0.3 मीटर होता है ना। रिलीविंग होल अंडरग्राउंड माइंस में कितना दूरी पे होता है, सभी से आंसर आना चाहिए सब क्वेश्चन का। 30 मीटर होता है, 3 मीटर होता है, 30 सेंटीमीटर होता है, क्या होता है, या 0.3 मीटर होता है, 0.3 मीटर, ठीक है, मतलब 30 सेंटीमीटर। जितना भी शॉट फायर करना चाहिए सबको इलेक्ट्रिकली फायर करना चाहिए। और जो एक्सप्लोडर होता है, एक्सप्लोडर कैसा डिवाइस है, इंट्रिंसिकली सेफ है, ये ध्यान रखना है। एक्सप्लोडर कैसा डिवाइस है, इंट्रिंसिकली सेफ डिवाइस है, ठीक है ना। तो अंडरग्राउंड में जो भी शॉट फायर करना चाहिए इलेक्ट्रिकली फायर करना चाहिए। और क्या है कि री इंटर और परमिटेड टू री इंटर द प्लेस अंटिल 5 मिनट, मतलब 5 मिनट के बाद जब ब्लास्टिंग हो गया, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट कर दिया गया है केबल से, एक्सप्लोडर हटा लिया गया है, तार केबल खोल दिया गया है, उसके बाद 5 मिनट के बाद आदमी को मिस मतलब ब्लास्टिंग होने के बाद फेस में जाना है इंस्पेक्शन करने के लिए। अगर मिस फायर फॉल्टी केबल के थ्रू हुआ है, मतलब ये मान लो एक्सप्लोडर है, ये एक्सप्लोडर है, ये केबल है जिसका इस तरीके से कनेक्ट किए हैं, और ये केबल आकर यहाँ पे क्या है कि जो फेस है यहाँ पे जाके डिटोनेटर से जुड़ा हुआ है। तो सबसे लास्ट में कनेक्शन किसका करेंगे हम लोग, सबसे लास्ट में कनेक्शन करेंगे केबल का एक्सप्लोडर से, ठीक है ना, सबसे लास्ट में। अगर कहीं मान लो ब्लास्टिंग किए नहीं हो पाया, पता चला कि ये केबल कहीं गड़बड़ था, तो हम लोग दोबारा अटेम्प्ट ले सकते हैं। मतलब अगर केबल में फॉल्ट है कहीं, तो हम लोग फॉल्ट को, केबल को चेंज करके दोबारा ब्लास्टिंग ले सकते हैं। लेकिन केबल वगैरह सारा सही था, कनेक्शन सही था, अब एक्सप्लोडर का चाबी घुमाया ब्लास्ट नहीं हुआ, मतलब एक्सप्लोडर में अगर कुछ गड़बड़ी है, तो हम लोग सेकेंड अटेम्प्ट नहीं लेंगे। एक्सप्लोडर वो क्या करेगा, सीधा शॉट फायर ले जाएगा सरफेस पे, और वो ले जाके असिस्टेंट मैनेजर को या मैनेजर को दे देगा। अब बोलेगा कि बाद वहां से चेक किया जाएगा एक्सप्लोडर को, फिर अंडरग्राउंड में उसको लाके यूज करना है। जब एक बार एक्सप्लोडर से चाबी घुमा दिया है, अगर फॉल्टी कनेक्शन के कारण हुआ है, केबल में मान लो फॉल्टी केबल था या फॉल्टी कनेक्शन था, तो शॉट को फायर कर सकता है, जितना जल्दी हो सके डिफेक्ट को रिमेडी हटा के शॉट को फायर कर दे। लेकिन और अगर कोई दूसरा केस रहा कि ब्लास्टिंग तो हुआ लेकिन मिस फायर हो गया, तो उस केस में हम रिलीविंग होल 30 सेंटीमीटर दूर ड्रिल करेंगे, ठीक है। कोशिश रहेगा कि जो रिलीविंग होल ड्रिल किया जाए, जो शॉट फायर ऑलरेडी पहला जो फेस मिस फायर फेस में जो होल ड्रिल हुआ था, उसी के प्रेजेंस में हो, क्योंकि उसको पता है कि होल का डायरेक्शन किस दिशा में है। ठीक है, तो यही है मिस फायर होल का। देखो यही क्वेश्चन ये को बनता है जो 30 सेंटीमीटर सबको पता है, इसका आंसर सब लोग टिक करेगा। एक ये 5 मिनट वाला तुम लोग को ध्यान रखना है। और एक और क्या बताएं कि एक्सप्लोडर अगर फायर नहीं कर पाया, कुछ एक्सप्लोडर में गड़बड़ी है, तो सेकेंड अटेम्प्ट नहीं लेना है, सेकेंड अटेम्प्ट नहीं लेना है। क्या करना है, एक्सप्लोडर को पहले सरफेस पे ले जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर को हैंड ओवर करेगा, वो लोग जांच करवाएगा, अगर ओके मिलेगा तो फिर अंडरग्राउंड में लेके आएगा। ओपन कास्ट में हम बता दिए, इसलिए हम पहला मिसफायर में हम पहला रेगुलेशन यही बताएं कि ओपन कास्ट में ओनर एजेंट मैनेजर डिसाइड करेगा। वो हर एक माइंस के लिए अलग अलग हो सकता है, उसके लिए कोई फिक्स डाटा नहीं है। बाकी 3 मीटर 5 मीटर जो भी है, वो ऑप्शन देख के तुम लोग टिक करना।
जो 3 मीटर 5 मीटर जो वायरल वाला है, ये आंसर देख के वहां टिक करना क्या आंसर है। स्पेशल प्रिकॉशन इन स्टोन ड्रिफ्ट। स्टोन ड्रिफ्ट मतलब जो रास्ता स्टोन में है उसको हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो अगर शॉट फायर कर दिए, स्टोन ड्रिफ्ट में क्या है, शॉट फायर हुआ है तो लूज रोक को पहले फेस से हटा लेना है, और जो एरिया जो लाइंग रहेगा विद इन 1.2 मीटर फ्रॉम द फेस, उसको थ्रोली क्लीन करना है, वाटर से वाश डाउन कर देना है, और वहां पे मिसफायर और सॉकेट की जांच करना है। और अगर सॉकेट मिला तो सॉकेट को भी मिसफायर को जिस तरीके से डील करते हैं ना, उसी तरीके से सॉकेट को भी डील किया जाएगा। एनसीएल में 5 मीटर 10 मीटर दिया हुआ है ना, तो 5 मीटर आंसर होना चाहिए। ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग केबल का भी मीटर का भी डाटा कहीं कुछ नहीं है, तो जो तुम ही लोग बोले हो हम उसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि 150 मीटर ओपन कास्ट में और 180 मीटर ड्रिफ्ट में, है ना, क्या बोला, स्टोन क्वायरी में। 150 मीटर ओपन कास्ट में और 180 मीटर स्टोन क्वायरी में। ये डाटा जो, लेकिन ये डाटा सर्कुलर में नहीं दिया हुआ है। ये सब क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है। लेकिन पता नहीं जो एग्जामिनर सेट करता है ना, मान लो कोई बुक से उठा के सेट कर दिया, तो उस बुक में जो दिया हुआ है आंसर उसी को सही मान के वो चलेगा फिर। ये मिस फायर वाला था। बाकी इधर का जो रेगुलेशन है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। शॉर्ट फायरर वैसा पर्सन को नहीं रखेंगे जिसका मान लो सैलरी, जो पैसा जो है ना डिपेंड करता है सैलरी कितना बनेगा, कि कितना कोयला वो तोड़ पा रहा है। तो वैसा पर्सन को हम लोग फिर शॉर्ट फायरर नहीं बनाएंगे। ठीक है। नो पर्सन जिसका वेजेस जो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ कॉल पे, या रॉक जितना टूट रहा है फायरिंग, तो उसको हम लोग कभी भी शॉर्ट फायर अपॉइंट नहीं करेंगे। और जो शॉर्ट फायरर जिसको अपॉइंट किया जाएगा, तो उसको फिर कोई दूसरा ड्यूटी नहीं दिया जाएगा परफॉर्म करने के लिए। नहीं तो उसका क्या रहेगा, दिमाग इधर उधर भटकते रहेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा। अब मैनेजर फिक्स करेगा टाइम टू टाइम कि एक शिफ्ट में कितना शॉट फायर करना है, ये मैनेजर शिफ्ट सेट करेगा। ठीक है। ये तुम लोग बताए थे कि अगर सिंगल शॉट एक्सप्लोडर, ये एक शिफ्ट का डाटा है, ठीक है ना, क्वेश्चन ध्यान से देना कि एक दिन का पूछ रहा है, एक शिफ्ट का पूछ रहा है। अगर सिंगल शॉट रहेगा एक्सप्लोडर या मल्टी शॉट रहेगा, तो अगर गैसी सीम है सेकेंड डिग्री का या थर्ड डिग्री का या फायरी सीम है, तीन चीज है, सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री या फायरी सीम, तो उस केस में सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से 40 और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से 80। मतलब क्या, सिंगल शॉट एक्सप्लोडर मतलब क्या है कि एक बार मैंने एक ही होल को ब्लास्ट करना है, फिर उसको जोड़ेंगे, फिर ब्लास्ट करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर ब्लास्ट करेंगे। तो लिमिट दे दिया है कि सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से एक शिफ्ट में 40 से ज्यादा होल ब्लास्ट नहीं करना है। और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से एक शिफ्ट में कितना, मतलब एक राउंड में कितना होल मैक्सिमम ब्लास्ट कर सकते हैं, 25 राउंड शॉट ब्लास्ट कर सकते हैं ना। तो मतलब 80 होल ब्लास्ट करने के लिए 4 राउंड कम से कम लेना होगा मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितना है, 25 लिमिट है, जो ऑलरेडी हम लोग पीछे में पढ़ चुके हैं। 80 होल है, तो 25 या 75, और लास्ट में 5 होल हमको मल्टी शॉट एक्सप्लोडर अगर यूज करेंगे तो 4 बार ब्लास्ट करना पड़ेगा। और अदर केस, यहाँ क्या दे दिया हुआ है, इन केस ऑफ अदर सिम, मतलब फर्स्ट डिग्री या और कोई कंडीशन रहेगा, फर्स्ट डिग्री या अदर कोई कंडीशन रहेगा, तो सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से 50 गो और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से 100। और ओपन कास्ट माइंस में क्या है, क्योंकि देखो ओपन कास्ट माइंस में बोलता है ना कि जब सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से कितना दिया हुआ है 60 है, और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से कितना दिया हुआ है 120, यही है ना। तो लड़का लोग बोलता है कि सर ओपन कास्ट में तो एक बार में 200 होल ब्लास्ट करता है, क्योंकि तुम लोग को हम जब बताए हुए हैं, ध्यान रखना कि ओपन कास्ट का ये मान लो बेंच है, नॉनेल यहाँ से जा रहा है,
डेटोनेटर यहाँ पे एक डेटोनेटर जोड़ रहा है, और ये डेटोनेटर का लीड से शॉर्ट फायरिंग केबल कनेक्ट है। मतलब ये जो डेटोनेट एक्सप्लोडर है, मात्र एक डेटोनेटर को यूज कर रहा है उड़ाने के लिए। एक डेटोनेटर से हम लोग पूरा बेंच का ब्लास्टिंग कर दे रहे हैं। तो इसलिए ओपन कास्ट में, क्योंकि हर एक होल में हम लोग क्या डालते हैं, नॉनेल डालते हैं, नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर। इलेक्ट्रिक डेटोनेटर नहीं डालते यार। यहाँ पे क्या है कि एक्सप्लोडर ये सिर्फ एक डेटोनेटर को ब्लास्ट करना है उसको। एक डेटोनेटर ब्लास्ट हो जाएगा तो ये बाकी डेटोनेटर इतना ज्यादा वेव जनरेट कर देता है, शॉक वेव, कि बाकी नोनेल वगैरह जो भी ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो अंडरग्राउंड ओपन कास्ट में 60-120 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का चांस 100% है। और जहां पर स्पेशल कंडीशन एग्जिस्ट करेगा तो फिर चीफ इंस्पेक्टर सर्वे सर्वा है, वो आदेश देगा, उसके अनुसार चलेगा। अब क्या है कि कितना नंबर ऑफ डेटोनेटर इशू हो सकता है, एक शॉट फायरर को एक शिफ्ट में कितना डेटोनेटर इशू हो सकता है। तो उसको देखना होगा कि अगर सिंगल शॉट एक्सप्लोडर यूज कर रहा है तो 40 को मिलेगा गैसीसिम सेकेंड के लिए, थर्ड डिग्री के लिए, या फायरिसिम के लिए। अगर मल्टी शॉट एक्सप्लोडर यूज कर रहा है तो 80 डेटोनेटर मिलेगा। तो यही यहाँ दिया हुआ है, सेल नॉट एक्सीड द मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट दैट ही इज परमिटेड टू फायर अंडर सब रेगुलेशन 5। मतलब सब रेगुलेशन 5 में जितना उसको होल ब्लास्टिंग करने का परमिशन दिया है उतना ही उसको एक्सप्लोडर मिलेगा, उससे ज्यादा एक्सप्लोडर उसको नहीं मिलेगा। मतलब उससे उतना ही ज्यादा उसको, उतना ही डेटोनेटर मिलेगा, उससे ज्यादा डेटोनेटर उसको नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग, कि शॉर्ट फायरिंग apparatus सेल बी यूज्ड विच इज डिफेक्टिव। मतलब कोई भी शॉर्ट फायरिंग apparatus नहीं यूज करेंगे जो डिफेक्टिव हो। और प्रत्येक शॉर्ट फायरिंग apparatus मतलब एक्सप्लोडर की जांच हम लोग वंस एटलीस्ट इन एवरी 3 मंथ में करवाएंगे। अगर apparatus फेल्स टू फायर ऑल द शॉट इन प्रॉपरली कनेक्टेड सर्किट, तो शॉट फायर क्या करेगा, रिटर्न कर देगा apparatus को मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को, और उसको दोबारा यूज नहीं करेगा जब तक कि वो ऊपर में एक बार टेस्ट ना कर लिया गया हो सरफेस में कि वो सेफ वर्किंग ऑर्डर में है। ये जो हम ऑलरेडी अभी बता चुके हैं कि अगर एक बार प्रॉपरली कनेक्टेड सर्किट रहेगा और एक्सप्लोडर ब्लास्ट नहीं हो पाया, मतलब एक्सप्लोडर से फायर नहीं हो पाया, तो दोबारा हम लोग को ट्राई नहीं करेगा, शॉर्ट फायर दोबारा ट्राई नहीं करेगा। वो ले जाएगा सरफेस पे, सरफेस पे रिटर्न कर देगा, फिर सरफेस पे मैनेजर चेक करवाएगा, ओके मिलेगा तो फिर लेके आएगा ब्लास्टिंग करने के लिए। शॉर्ट फायर का क्या ड्यूटी है कि रिटेन द की ऑफ फायरिंग apparatus, एक्सप्लोडर का चाबी और केज कंटेनर का चाबी हमेशा अपने शिफ्ट के दौरान अपने पास रखेगा। और जो केबल यूज होना चाहिए, वेल इंसुलेटेड केबल यूज होना चाहिए। अंडरग्राउंड केस में दो राइट एंगल टर्न ऑफ पिलर, और किसी भी केस में पिलर का मतलब केबल का लेंथ 50 मीटर से अधिक नहीं, मतलब कम नहीं होना चाहिए। तो ये अंडरग्राउंड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि शॉर्ट फायरिंग केबल का लेंथ कितना होना चाहिए। मिनिमम टू राइट एंगल 50 मीटर, या नॉट लेस देन 50 मीटर। तो किसी भी केस में नॉट लेस देन 50 मीटर होना चाहिए। अगर मान लो टू राइट एंगल लेके हो जा रहा है 40 मीटर, तो उस केस में भी क्या है कि 50 मीटर मिनिमम रखना ही रखना है। और अगर टू राइट एंगल लेके हो जा रहा है 60 मीटर, तो हम लोग 60 मीटर रखेंगे लेंथ। मोबाइल में अभी किसी कमेंट नहीं देख पाएंगे क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, चार्ज नहीं हो पाया था। ठीक है ना, एक ही बार लास्ट में सबका कमेंट देखेंगे हम। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी अंडरग्राउंड में शॉट फायर किया जाएगा, सेल बी कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज रहेगा, पैरेलल रहेगा, सीरीज में रहेगा। जो सबसे लास्ट में क्या कनेक्शन होगा, हम बताए थे कि जो केबल रहेगा शॉर्ट फायरिंग apparatus से सबसे लास्ट में कनेक्ट किया जाएगा। और डेटोनेटर वही डेटोनेटर यूज किया जाएगा जिसका सबका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सेम हो। तो देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि क्या दे देता है कि 10 गो होल है, ठीक है ना, 10 होल है, 10 होल में 10 डेटोनेटर यूज करेंगे, प्रत्येक का रेजिस्टेंस दे देगा कि 2 ओम है, कि 2 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, और दो इस तरीके से, और बोल देगा कि शॉर्ट फायरिंग केबल का जो रेजिस्टेंस है, शॉर्ट फायरिंग केबल भी कुछ रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है, वो मान लो 5 ओम है, तो बोलेगा पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो क्या है कि ये 10 होल मान लो अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है तो 2 × 10 20 ओम हो गया।
और शॉर्ट फायरिंग केबल भी क्या रहेगा, सीरीज में ही रहेगा ना, तो शॉर्ट फायरिंग केबल +5 कर दो, 25 ओम। पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 ओम का हो जाएगा। टेकिंग शेल्टर बिफोर फायरिंग शॉट्स मतलब क्या, कि अगर मान लो ऐसा कहीं वर्किंग चल रहा है, ठीक है, कैसा वर्किंग चल रहा है, यहाँ ऐसे समझने की कोशिश करो। इस तरीके से चल रहा है, ठीक है ना, कि एक हेडिंग है, ये इधर चल रहा है इस तरीके से, ठीक है, इधर का फेस इधर आ रहा है, इधर का फेस इधर आ रहा है। तो जब टू वर्किंग प्लेसेस जो बिलो ग्राउंड रहेगा, वो अप्रोच कर लेगा 9 मीटर ऑफ ईच अदर, मतलब ये अगर 9 मीटर के विदिन आ जाएगा ना, ये जो डिस्टेंस रहेगा 9 मीटर हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, दोनों में किसी एक जगह वर्किंग रुकवा दिया जाएगा, या इधर वर्किंग रुकवा दे या इधर वर्किंग रुकवा दे, किसी एक, अब क्या है करना है, कोई एक ही फेस चलाना है, दोनों फेस को चलाते हुए आगे नहीं बढ़ना है। अगर ये जो डिस्टेंस है, ये मान लो क्या है, सॉलिड पिलर है, जब हम लोग स्टार्टिंग में जब डेवलपमेंट करते हुए चलते थे इसी तरीके से चलते हैं ना, ये हीडिंग हो गया, हीडिंग से ही फेस बनाया जाता है, ये हीडिंग हो गया, ठीक है ना, ये दूसरा हीडिंग है। ये मान लो ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ये आ गया, ये मान लो तीसरा हेडिंग है। इसी तरीके से फेस चलता है, ठीक है ना, जब डेवलपमेंट करते हैं, ये तीसरा हेडिंग है, ऐसा करके। तो क्या है, ये इधर चल रहा है, फेस इधर चल रहा है, जब दोनों आपस में मिल जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, गैलरी बन जाएगा एक तरीके से। तो क्या करना है, अगर दोनों 9 मीटर के अंदर आ गया, विद इन 9 मीटर ऑफ ईच अदर अप्रोच कर गया, तो क्या करना है, एक साइड वर्किंग रुकवा देंगे, या इधर रुकवा देंगे या इधर रुकवा देंगे, रुकवा देंगे वर्किंग, और सारा वर्कर को वहां से विड्रॉ कर लेंगे उस साइड से, फेंसिंग करवा देंगे, और हम लोग सिर्फ एक ही तरफ से चलेंगे, इधर से चलेंगे। तो लेकिन ये चीज जो ओवरमैन का जो ड्यूटी दिया हुआ है गजट में, वो लगता है मिस्टेक से जो सर्कुलर का जो पुराना डाटा है ना 10 मीटर वाला, वही उठा लिया है। क्योंकि यही चीज हम पढ़ाए हुए हैं कहाँ पे, जब कार्ड सिस्टम ऑफ ब्लास्टिंग बताए हुए हैं ना, तो हम इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाए हुए हैं 9 मीटर वहां पे। प्रिकॉशन अगेंस्ट ड्राई कोल्ड डस्ट, बस आज का लगता लास्ट यही रहेगा कि नो शॉट्स सेल बी फायर्ड एट एनी प्लेस बिलो ग्राउंड, जब तक कि जो प्लेस रहेगा ना इटसेल्फ एंड ऑल एक्सेसिबल प्लेस, रूफ साइड 18 मीटर के डिस्टेंस तक का है ना, उसको ट्रीट ऐसे करना है कि नेचुरली वेट रहे। नेचुरली वेट मतलब क्या, कि किसी भी टाइम पे अगर हम लोग डस्ट कलेक्ट करेंगे या फ्लोर से, रूफ से, साइड से, सपोर्ट से, तो कम से कम उस डस्ट में 30, अगर 100 ग्राम डस्ट ले रहे हैं ना, कलेक्ट कर रहे हैं, तो 30 ग्राम कम से कम उसमें पानी होना चाहिए, भींगा हुआ होना चाहिए, मॉइस्चराइजर, पूरा मॉइस्चराइज होना चाहिए, मतलब मॉइस्चराइजर उसमें होना चाहिए, पूरा पानी प्रेजेंट होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं नेचुरली वेट। अगर पूछता है कभी डिफिनेशन में, मान लो कि एज पर रेगुलेशन नंबर 143 या 144, नेचुरली वेट मतलब क्या, कि मतलब कि उस जो हम लोग सैंपल लेंगे डस्ट का ना, तो उसमें नॉट लेस देन 30% बाय वेट ऑफ वाटर इन इंटीमेट मिक्सचर, मतलब जो स्टोन डस्ट हम लोग, मान लो क्या है, कोल्ड डस्ट पूरा माइंस में फैला हुआ है, पूरा माइंस में कोल्ड डस्ट है, अब वाटर स्प्रे कर लिए हैं, वाटर स्प्रे से क्या हुआ, सारा कोल्ड डस्ट को नीचे बिठा दिए हैं जमीन पे। अब क्या है कि अगर वो डस्ट को उठाते हैं ना, तो उस डस्ट में अगर एनालिसिस करेंगे, तो 30 ग्राम कम से कम, 100 ग्राम अगर डस्ट रहेगा तो कम से कम 30 ग्राम उसमें पानी जरूर होना चाहिए। तो ऐसा जगह को बोलते हैं नेचुरली वेट। तो हम लोग ड्राई कोल्ड डस्ट के पहले क्या करेंगे, हम लोग जो रेगुलेशन नंबर 144 का जो सब रेगुलेशन 3 का सब रेगुलेशन जो बी दिया हुआ है, क्लाउड जो बी दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग 18 मीटर तक का एरिया को हम लोग पानी से ट्रीट करेंगे, कि जब तक कि वो नेचुरली वेट ना हो जाए। और हम लोग माइंस में सिर्फ अप्रूव्ड जो शॉर्ट फायरिंग apparatus रहेगा उसी को यूज करेंगे। और अगर चीफ इंस्पेक्टर कुछ दूसरा भी बोलता है तो यूज कर सकते हैं।